इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। सरगम ने पेड़ से नीचे उतरते ही उन बुजुर्ग से कहा, लो आ गई नीचे, बोलो क्या काम है। काम तो कुछ नहीं है, ये तो बता तेरा नाम क्या है। बुजुर्ग ने पूछा, मेरा नाम सरगम है, और तुम्हारा नाम। सरगम ने धड़ल्ले से पूछा, मैं जगजीवन राम हूँ। वे बुजुर्ग बोले, अच्छा आम खाओगे। सरगम ने पूछा, ना बेटी तुम ही खाओ। जगजीवन राम जी बोले, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। सरगम बोली, तुम भी तो बहुत अच्छी हो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, ना मैं अच्छी नहीं हूँ। सरगम बोली, ऐसा कौन कहता है, मुझे तो तू बहुत भली लगी। जगजीवन राम जी बोले, ऐसा नानी कहती हैं और गांव वाले भी कहते हैं। सरगम बोली, तुम्हारी नानी और गांव वाले बिल्कुल गलत कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। जगजीवन राम जी बोले, कहीं तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे। सरगम बोली, भला तुझे कोई बुद्धू बना सकता है, तू तो बड़ी समझदार है। जगजीवन राम जी बोले, वैसे तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो। सरगम ने पूछा, तूने सही पहचाना, सच में मैं इस गांव का नहीं हूँ। जगजीवन राम जी बोले, तो कहाँ से आए हो। सरगम ने पूछा, मैं सीतापुर से आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, यहाँ क्या करने आए हो। सरगम ने पूछा, मैं यहाँ अपने दोस्त की पोती के शादी में आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, किसके घर जाओगे। सरगम ने पूछा, रघुवर दयाल है मेरे दोस्त का नाम, बहुत साल पहले आया था मैं इस गांव में, उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी में। जगजीवन राम जी बोले, तो तुम नाना जी के दोस्त हो और कालिंदी की शादी में आए हो। सरगम ने पूछा, अच्छा तो तुम रघुवर दयाल की नातिन हो। जगजीवन राम जी ने पूछा, मैं इनके दूर की नातिन हूँ, तभी तो नानी मुझे प्यार नहीं करती। सरगम बोली, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जगजीवन राम जी बोले, ये तुम नाना जी से पूछ लेना। अब यहीं खड़े बतियाते रहोगे कि घर भी चलोगे। सरगम बोली, अच्छा चल घर चलते हैं। इतना कहकर जगजीवन राम जी सरगम के संग चल पड़े। घर पहुंचकर जगजीवन राम जी ने सरगम के बारे में रघुवर दयाल जी से पूछा। तब रघुवर दयाल जी ने सरगम की सारी कहानी कह सुनाई। सरगम की कहानी सुनकर जगजीवन राम जी बोले, कितनी प्यारी बच्ची है, और ऐसा अनर्थ हो गया बेचारी के साथ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इसके बारे में कि अभी तो मैं जिंदा हूँ तो इसे संभाल लेता हूँ, कोई कुछ कहता है तो इसका पक्ष ले लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद ना जाने इसका क्या होगा, कौन संभालेगा फिर इसे। कितनी भोली और मासूम है, अभी दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं है इसे। रघुवर दयाल जी बोले, ठीक कहते हो मित्र, सच बहुत ही भोली है। जगजीवन राम जी बोले, इसलिए तो डर लगता है। रघुवर दयाल जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मन के सच्चे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देते। जगजीवन राम जी बोले, शायद तुम ठीक कहते हो मित्र। रघुवर दयाल जी बोले। दोनों मित्रों के मध्य ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा। जगजीवन राम जी भी ब्याह के कामों में रघुवर दयाल जी का हाथ बटा रहे थे, और उन्हें जब भी फुर्सत मिल जाती वे सरगम से बात करना नहीं भूलते। उससे बात करते करते वे कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते। उन्हें 2-3 दिनों में ही सरगम से बहुत लगाव हो गया था। शादी वाले दिन कनकलता ने सरगम को अपने हाथों से सजाया, कुछ गहने भी पहना दिए। बसंती रंग के लहंगे में सरगम का रूप कुंदन सा धमक उठा। उसे जो भी देखता तो देखता रह जाता। 16 साल की सरगम अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। दिनेश भी अपनी भांजी को देखते ही रह गया और कनकलता से बोला, लगता है अगले 1-8 सालों में हमारे घर एक और बारात आने वाली है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी सरगम को अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ वो राज करे और उसका दूल्हा उसे इतना चाहे कि वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाए। कनकलता बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दिनेश बोला, उस दिन सरगम को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। रघुवर दयाल जी को भी आज सरगम सयानी दिख रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि कितनी प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी अल्हड़ ही ये तो है, फिर भी लोग ना जाने क्यों उसे पसंद नहीं करते। जगजीवन राम जी ने सरगम को देखा तो बस देखते ही रह गए और उसके पास जाकर बोले, सरगम बिटिया आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सरगम बोली, हाँ आज ना मुझे मामी ने तैयार किया है, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा। ये गहने, ये लहंगा, ये चूड़ियाँ सब मुझे चुभ रहे हैं। देखो तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही।
कोई बात नहीं बिटिया, आज शादी है ना, देखो सभी ने नए पोशाकें पहनी है। बस थोड़ी देर की ही तो बात है। कालिंदी की विदा हो जाए तो तुम फिर अपना वही पुराना वेश धर लेना। जगजीवन राम जी बोले, ठीक है, लेकिन सहन नहीं हो रहा मुझसे। सरगम बोली, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, सह लो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, हाँ ठीक है। और इतना कहकर सरगम चली गई। वो पूरे ब्याह में यहाँ से वहाँ हिरनी की तरह कुलाचे भरती रही, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। उसे देखकर संतोषी उसे टोकते हुए कहती, तू घड़ी भर शांत होकर नहीं बैठ सकती? कालिंदी के ससुराल वाले तुझे देखकर ना जाने क्या सोचते होंगे। तो सोचने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सरगम बोली, लेकिन हमें तो फ़र्क पड़ता है। अब क्या सबके सामने हमारी नाक कटाएगी? संतोषी बोलती रही और सरगम तो चिकना घड़ा थी, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में मस्त थी। कालिंदी का ब्याह बहुत अच्छे से निपट गया, विदा भी हो गई और 1-2 दिन में धीरे धीरे सभी मेहमान भी जाने लगे। जगजीवन राम जी भी अपने गांव वापस जाने को तैयार हो गए और अकबर दयाल जी के पास आकर बोले, एक बात कहूँ मित्र? हाँ कहो मित्र। मुझसे कैसा संकोच? रघुवर दयाल जी बोले, मैं अपने पोते संयम के लिए तुम्हारी सरगम का हाथ मांगता हूँ। जगजीवन राम जी बोले, रघुवर दयाल जी ने ये सुना तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा और वे बोले, अभी वो 16 साल की ही तो है, ऊपर से अल्हड़ और मासूम, वो क्या समझ पाएगी शादी का मतलब। फिर तुम्हारा पोता तो टेलीफोन विभाग में इंजीनियर है, मेरी सरगम से उम्र में बड़ा भी तो होगा, और क्या वो ये रिश्ता मंजूर करेगा? तुम बस हाँ कर दो मित्र, तो मैं सबको मना लूँगा, लेकिन सरगम जैसी प्यारी बच्ची मेरे परिवार में ही बहू बनकर आनी चाहिए। लेकिन मैं पहले तो सबसे पूछ लूँ। रघुवर दयाल जी बोले, मैं 2 दिन और रुक जाऊँगा, यहाँ तुम सबसे सलाह मशवरा कर लो। अब तो हाँ का जवाब लेकर ही यहाँ से हटूँगा। जगजीवन राम जी बोले, रघुवर दयाल जी ने घर में इस विषय में सबसे बात की, पर बाबूजी वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई, ऊपर से अल्हड़, कुछ भी तो नहीं जानती वो, सिवाय पेड़ों से आम और अमरूद तोड़े जाने के अलावा। दिनेश बोला, कनकलता भी नहीं चाहता थे कि अभी सरगम का ब्याह हो, लेकिन संतोषी को ये अच्छा मौका मिला था सरगम को अपने घर से भगाने का, और वो बोली, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऊपर से लड़का इंजीनियर है, उम्र में थोड़ा ही बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 का होगा, और तुम्हारी लाडली के पास ऐसी कौन सी डिग्रियां धरी हैं कि आसानी से उसका ब्याह हो जाएगा। घर के कामों में भी निपुण नहीं है, कल को कैसे करोगे उसका ब्याह? अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे द्वारे रिश्ता मांगने। लड़की में केवल रूप ही रूप है, गुण नहीं। संतोषी की बात सुनकर रघुवर दयाल जी सोच में पड़ गए, आखिर क्या कहें। लेकिन संतोषी ने आखिरकार अंत में रघुवर दयाल जी से हाँ करवा ही ली। ये खबर सुनकर जगजीवन राम जी फूले ना समय और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गए खुशखबरी लेकर। और जब उनके पोते संयम ने ये बात सुनी तो वो अड़ गया कि ब्याह ना करेगा। लड़की उम्र में छोटी और ऊपर से 8वीं तक पढ़ी, आखिर वो इंजीनियर है, कम से कम ग्रेजुएट लड़की की कामना तो कर ही सकता है। और उधर जगजीवन राम जी भी अड़ गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक स्वयं हाँ नहीं कहेगा वो एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। उन्हें इसी तरह पूरा 1 दिन हो गया। पानी न पीने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी तबीयत बिगड़ती हुई हालत देखकर स्वयं को मजबूरी में हाँ करनी ही पड़ी। स्वयं की हाँ सुनते ही जगजीवन राम जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के लिए स्वयं के हाँ करते ही पूरा परिवार सरगम को देखने गया, लेकिन स्वयं नहीं गया। वो बोला, दादाजी आपने जब सब कुछ तय ही कर लिया है तो लड़की को देखने का क्या फ़ायदा? मेरी हाँ या ना से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसे नापसंद करने से थोड़ी ही मेरी शादी उससे टल जाएगी। पूरे परिवार ने जब लड़की देखा तो वो सबको बहुत पसंद आई। सब बोले, बस थोड़ी नादान है, उम्र कम है ना, इसलिए बड़ों की मर्जी से सरगम और स्वयं का रिश्ता पक्का भी हो गया। और 2-3 महीने बाद शादी की तिथि भी निकल आई। इस शादी से सबसे ज़्यादा संतोषी खुश थी और कनकलता सबसे उदास। कनकलता को ये बात खटक रही थी कि आखिर लड़का सरगम को देखने क्यों नहीं आया। सबने तो सरगम को पसंद कर लिया, लेकिन अगर लड़के को सरगम ना पसंद आई तो उसने ये बात दिनेश से भी कही। तो दिनेश बोला, ये बात तो
मुझे भी खटक रही है, ना जाने हमारी सरगम के नसीब में क्या लिखा है। बस ऐसे ही सबके मन की उधेड़ बुन के बीच की सारी तैयारियां होती रही। सरगम के लिए तो शादी का मतलब अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाने से था। उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी ज़िंदगी एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो इन सब से बिल्कुल बेखबर सी अपनी शादी का जश्न मनाने में लगी हुई थी। और फिर वो दिन आ ही पहुंचा जिसका जगजीवन राम जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। स्वयं दूल्हा बनकर घोड़ी में चढ़ा और फिर आ पहुंचा सरगम के द्वारे बारात लेकर। संतोषी और अकबर दयाल जी ने बड़े ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। ब्याह की रस्में शुरू होते होते रात हो चुकी थी। दुल्हन को फेरों की रस्म के लिए बाहर मंडप में बुलाया गया। सरगम को संभालने के लिए कनकलता को उसके साथ आना पड़ा। वो सरगम के पीछे बैठकर सारे वक्त बस उसे ही संभालती रही। पेट्रोमैक्स के उजाले में सारी रस्में निभाई जा रही थी। स्वयं भी लालित था अपने दुल्हन को देखने के लिए। उसने कितने भी नाराज़गी में ब्याह किया हो, लेकिन अब तो उस लड़की को उसकी गांठ से जोड़ दिया गया था ताउम्र के लिए। अब वो उसकी संगिनी थी। नाराज़गी उसे अपने घर वालों से थी। इस मासूम लड़की का भला इसमें क्या दोष? इससे भी तो बिना पूछे इसका ब्याह मेरे संग तय कर दिया होगा। इसने भी तो मुझे अब तक नहीं देखा। ये सब सवाल स्वयं के मन में चल रहे थे और वो उनके जवाब में खुद ही ढूंढ रहा था। वो बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। कनकलता जरा भी सरगम का घूंघट उठने ही नहीं दे रही थी। बार बार सरगम और उसके जोड़े को संभाल देती। स्वयं को केवल अपने दुल्हन की मेहंदी लगी हथेलियां और महावर लगे पांव ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसे तो अपनी दुल्हन का मुखड़ा देखना था, जो कि वो नहीं देख पा रहा था। ब्याह की रस्में भी पूरी हो गई, लेकिन स्वयं अपने दुल्हन का मुखड़ा नहीं देख पाया। ब्याह के सारे कार्य संपन्न हो चुके थे। अब विदाई का वक्त था। कनकलता और दिनेश फूट फूट कर रो पड़े। दो चार झूठे आंसू संतोषी ने भी बहा लिए, लेकिन रघुवर दयाल जी अपनी सोन चिड़ैया को विदा करते हुए देख स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। खुलकर भी रो भी नहीं सकते थे। पुरुष जो ठहरे, क्योंकि समाज में रोने वाला नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता। ये तो केवल स्त्रियों के लिए ही बना है। लेकिन कितना रोकते स्वयं को, आखिरकार फफा फकक के पड़े। और वहीं सरगम की आंखों में ना आंसू थे और ना मन में कोई दुख। वो खुशी खुशी विदाई वाले तांगे में जा बैठी, बिना आंसू बहाए। उसे ऐसे देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए। कनकलता ने बात को संभालते हुए कहा, अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है बेचारी की। वो तो समधी साहब जिद कर बैठे कि उन्हें तो सरगम को अपने पोते की बहू बनाना है, इसलिए ब्याह जल्दी रचाना पड़ा। नहीं तो अभी हम लोग इसका ब्याह करते ही नहीं, जब तक थोड़ी अकल ना आ जाती। वैसे भी गांव वाले तो सरगम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे ही, और जगजीवन राम जी भी सरगम को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से मेहमानों को भी ठीक तरह से समझा दिया कि बहू थोड़ी नादान है। विदा हो गई और अकबर दयाल जी के घर को सोना करके सरगम ससुराल आ पहुंची। बहू का स्वागत विधिवत किया गया। सारे नेक चार दिमाने के बाद बहू को खाना वाना खिलाया गया। जगजीवन राम जी ने अपनी बाल विधवा बेटी दमयंती से कहा, बेटी बहू का जरा ध्यान रखना, अभी अल्हड़ है, रीति रिवाजों को ठीक से नहीं जानती। अगर कोई कुछ कहे तो जरा संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, दमयंती बोली। बेचारी दमयंती का ब्याह बचपन में ही हो गया था। जगजीवन राम जी ने सोचा कि 7-8 साल में दमयंती का ब्याह करके 16-17 साल में गौना कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके दामाद को 10 साल का होते ही सांप डस लेगा और वो काल को गाल में चला गया। बेचारी दमयंती भी तब 9वें साल की ही थी। जगजीवन राम जी का दामाद दमयंती से केवल 1 साल ही बड़ा था। जगजीवन राम जी तब रोते किलपते रह गए थे। एक लौती बेटी, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की कि दमयंती का दूसरा विवाह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा बेटी का दोबारा ब्याह किया तो वे सब उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। इसलिए वे
उसका दोबारा ब्याह ना करा सकें, और उन्होंने फिर दमयंती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। जगजीवन राम जी बोले, ससुराल में केवल वो लोग उसे नौकरानी ही बनाकर रखेंगे, उसकी वहाँ कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है ये मेरे घर पर ही रहे, कम से कम सदैव मेरी आंखों के सामने ही तो रहेगी। दमयंती भी अपने भाई भाभी के साथ मायके में ही रम गई। सबका काम करती रहती और मुंह से कभी उफ भी ना करती, इसलिए वो किसी को खटकती भी नहीं थी। साल में 2 सफ़ेद धोती मिल जाती और खाना इतना काफ़ी था उसके लिए। अपने और भी भतीजों के अलावा दमयंती का अपने भतीजे संयम से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से ही संयम अपनी माँ के पास कम, अपनी दमयंती बुआ के पास ज़्यादा रहता था। संयम की माँ सुभद्रा के पास घर की भी जिम्मेदारियाँ थीं, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी और सुभद्रा की सास उसके ससुराल आने के पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। फिर सुभद्रा के संयम के अलावा और भी 2 संयम के छोटे भाई बहन थे। संयम सबसे बड़ा था, इसलिए सुभद्रा ने संयम की जिम्मेदारी अपनी ननद दमयंती को सौंप दी थी। संयम अपनी माँ सुभद्रा की तो कम, लेकिन दमयंती की ज़्यादा बात मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। ये बात जगजीवन राम जी बहुत अच्छी तरह से जानते, इसलिए वो चाहते थे कि सरगम की देखभाल दमयंती करे, उसे तौर तरीके से वाकिफ कराए, और दमयंती ने ये जिम्मेदारी ठीक से उठाई भी। रात को दमयंती ने ही सरगम का सब श्रृंगार किया, जबकि इस बात का विरोध दमयंती की छोटी भाभी ने किया कि सुहागिन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती है। लेकिन सुभद्रा को इससे कोई ऐतराज ना था। वो अपनी देवरानी से बोली, छोटी बहू किस जमाने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर दमयंती बिन्नो सरगम बहू का श्रृंगार करेगी तो अपशगुन हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं ये सब नहीं मानती। सुभद्रा के विचार सुनकर जगजीवन राम जी भी खुश हुए। सरगम को तैयार करके दमयंती ने सरगम को उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया और बोली, सरगम संयम आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श लेना। मेरे दूल्हे का नाम संयम है ना बुआ जी? सरगम ने पूछा। हाँ, अच्छी बहुएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती, दमयंती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहती हैं? सरगम ने पूछा। सुनिए जी, ए जी, ऐसे पुकारा करो संयम को, दमयंती बोली। ठीक है बुआ जी, मैं अब से नाम ना लूँगी, सरगम बोली। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ, ये पान रखा है, संयम को खिला देना। इतना कहकर दमयंती चली गई। काफ़ी रात गए संयम अपने दोस्तों से फुर्सत पाकर अपने कमरे में आया। दमयंती ने उससे कमरे में जाने को कहा। संयम ने जैसे कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कमरे के किवाड़ लगाए, उसने देखा कि सरगम बिस्तर पर पैर पसार सोई पड़ी है, और उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहनों से लदी सरगम बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी मूंदी पलके और गुलाब की पंखुड़ी के समान होंठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियाँ, लाल लाल चूड़ियों से सजी सुंदर गोल कलाइयाँ, महावर रंगे पाँव जिसमें घुंघरू वाली पायल थी। सरगम ने करवट ली तो चूड़ियाँ और पायल साथ साथ बज पड़ी, और इधर संयम के दिल में हलचल सी मच गई। संयम ने आज पहली बार अपने दुल्हन का मुंह देखा था और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वो सच में सरगम को पाकर निहाल उठा और आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सरगम को चादर उड़ा दी, फिर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़ कर सो गया। भोर हो चुकी थी, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी, शायद 5 बज चुके थे। दमयंती बुआ ने कमरे के किवाड़ों की कुंडी को हौले से खटकाया। सरगम तो कुंडी खड़काने की आवाज़ से उठी, क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन संयम उठ गया और दरवाज़ा खोला। दमयंती बुआ बोली, बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। संयम ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रही आपकी प्यारी बहू, जगा लीजिए। दमयंती ने जैसे ही कमरे का नज़ारा देखा तो कमरे की हालत देखकर आवाक रह गई। नीचे चटाई और बिस्तर पर बहू, इसका मतलब है कि? तब संयम बोला, मैं जब कमरे में पहुंचा तो वो सो चुकी थी। सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उसे जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा।
अब मैं भी जाता हूँ, तैयार होता हूँ। दमयंती ने मन में सोचा कि कितना समझदार है संयम। सरगम को उसने अभी से इतना समझ लिया, भगवान करे इनका रिश्ता ही ऐसे ही बना रहे। फिर सरगम को दमयंती ने जगाया। जगाते ही सरगम ने पूछा, बुआ जी, रात को तो मेरा दूल्हा कमरे में आया ही नहीं, मैं उसका इंतजार करते करते सो गई। वो आया था बहू, लेकिन तू सो गई थी, इसलिए उसने तुझे जगाया नहीं, दमयंती बोली। दमयंती उसे बाहर ले गई, उसे तैयार किया, साड़ी पहनने में उसकी मदद की और उसे में पूरे समय उसी के साथ लगी रही। सरगम को रसोई का काम बहुत ही उबाऊ लग रहा था। दमयंती बोली, बहू तू बस इन सब में हाथ लगा दे, बाकी सब मैं कर लूँगी। सारा खाना दमयंती ने ही तैयार किया। जगजीवन राम जी तो सारी सच्चाई जानते थे कि सरगम को घर के कोई भी काम नहीं आते, इसलिए उन्होंने सबको हिदायत दे दी कि अगर बहू से कुछ ना बने तो उसे ताने मत मारना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी भी घर पर जगजीवन राम जी का वर्चस्व था, इसलिए उनकी बात को कोई भी नहीं नकार सकता था। सरगम को भी सब कुछ भी नहीं कहते। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सरगम दिन भर कुछ ना कुछ रस्में निभाती रही। फिर रात हुई और दमयंती बुआ ने सरगम को फिर से तैयार करके बैठा दिया। सरगम ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए आज दमयंती ने उसे हल्की साड़ी ही पहनाई। सरगम को गहने भी पसंद नहीं थे, इसलिए दमयंती ने उसे बिल्कुल थोड़े ही गहने पहनाए। फिर दमयंती बोली, आज मत सोना, आज दूल्हे से थोड़ी ही सही लेकिन बातें जरूर कर लेना। ठीक है बुआ, नींद ना आई तो देखूंगी, सरगम बोली। ये रहे पान और आज जरूर खिला देना, दमयंती बुआ जाते जाते हिदायत दे गई। संयम रात को कमरे में आया तो सरगम जाग रही थी। संयम ने दरवाजे बंद किया तो सरगम ने उसके चरण स्पर्श किए, फिर बोली, लो पान खा लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सरगम की बात सुनकर संयम हंस पड़ा। अरे हंस क्यों रहे हो? सरगम बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही, लाओ मुझे पान दे दो और तुम सो जाओ, संयम बोला। ठीक है, इतना कहकर सरगम ने उसे पान दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। संयम ने भी चटाई बिछाई और लेटने लगा तो सरगम बोली, तुम फर्श पर लेटोगे? हाँ, बिस्तर पर तो जगह ही नहीं रहती, तुम पाँव पसार कर जो सोती हो, मैंने रात को देखा था, संयम बोला। सच में मैं इस तरह से सोती हूँ? सरगम ने पूछा। हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो, संयम बोला। तो तुम नीचे ही लेट जाओ, तुम अगर बिस्तर में लेटे तो कहीं भूल से पाँव ना लग गया तो मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगाना चाहिए, सरगम बोली। ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर ठीक हूँ, संयम बोला। तुम कितने अच्छे हो, अपना बिस्तर मुझे दे दिया, सरगम बोली। इस कमरे में जो कुछ है वो सब तुम्हारा भी तो है। मैं भी, संयम ने बाद वाले शब्द धीरे से कहे। तुम सच कहते हो, ये सब अब मेरा भी है? सरगम ने पूछा। हाँ, सब कुछ, संयम बोला। तुम सच में बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर सरगम सो गई। और तुम कितनी भोली हो, मेरे मन की बात ही नहीं समझती, संयम ने मन में कहा। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।